बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जीव विज्ञान की इस ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में हम एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे मनुष्य में मेंडेलियन विकार। मनुष्य में मेंडेलियन विकार अर्थात मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग्स, अथवा इससे दूसरा नाम एक और भी है मनुष्य में जीनी प्रतिक्रमों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ मैन। चलिए इसमें जानते हैं कि मनुष्य में जीनी प्रतिक्रम क्या होता है। अर्थात हम जानते हैं कि कुछ हमारे ऐसे भी क्रोमोसोम हैं जो समयुग्मजी होते हैं और कुछ विषमयुग्मजी होते हैं, विषमयुग्मजी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स पर जीन आ जाते हैं, जब जीन अगर समान हो जाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए अगर यहाँ पर कैपिटल ए आ रहा है, इसे कहा जा रहा है समयुग्मजी, और उसी के विपरीत में अगर यहाँ पर मिल रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो क्या हो जाता है, विषमयुग्मजी अवस्था आ जाती है। तो लेकिन यहाँ पर कहता है कि जब विषमयुग्मजी अवस्था होती है तो उस अवस्था में वह जो व्यक्ति होगा वह सामान्य होता है, लेकिन जब अवस्था आती है समयुग्मजी अवस्था तो उस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वह डिफेक्टिव हो जाता है, अर्थात वह किसी जीन संबंधी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, ठीक है ना। तो जो यह बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं इनके लिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स टर्म देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो यह बीमारी है जीन से हो रही है, जीन के डिफेक्ट होने से होती है, तो यहाँ पर इसे हम टर्म देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फिर कहता है वंशागति, अगर किसी व्यक्ति में यह रोग है तो उनकी संतानों में यह रोग कैसे आगे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे जा रहा है। तो जब कोई रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचता है तो उसे उस रोग की वंशागति कहते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, हमारा एग्जाम्पल एक है रंजकहीनता का, रंजकहीनता एल्बिनिज्म। इसका एक आता है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, मुख्यतः अगर देखा जाए तो उसमें कह सकते हैं, ठीक है ना, जितने भी स्तनधारी मनुष्य होते हैं या जंतु होते हैं, सभी के त्वचा पर, ठीक है, बालों पर और आँख की पुतली पर जो है एक मिलता है मेलानिन, जिसकी वजह से त्वचा, बाल, आँख की पुतली में काला रंग आता है। क्या आता है, काला रंग, ठीक है, अर्थात ब्लैक कलर। जो भी आपकी आंखों का कलर आ रहा है उसकी बनावट के लिए, उसके कलरेशन के लिए एक मिलता है मेलानिन नामक रंग का पदार्थ होता है। पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंट है रंगा पदार्थ अर्थात ऐसा पदार्थ है जो त्वचा को एक विशिष्ट रंग देता है,
ठीक है, तो आपकी स्किन को, आपके हेयर को और आपके आँख की जो पुतलियाँ हैं की आइरिस होती हैं, उनको एक विशिष्ट रंग अर्थात काला रंग प्रदान करने के लिए मेलानिन नामक रंग का पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का भी रंग या त्वचा का रंग होता है काला या सांवला पड़ जाता है। लेकिन जब अगर यह मेलानिन प्रेजेंट होगा, उपस्थित है, तो त्वचा का रंग काला होता है। लेकिन उपस्थित होने पर, क्या कह रहा है, उपस्थित होने पर ही काला रंग होता है। लेकिन जब यही मेलानिन क्या होगा, अनुपस्थित होने पर मेलानिन क्या हो जा रहा है, एब्सेंट हो रहा है। उस कंडीशन में जो व्यक्ति का रंग होगा, त्वचा का रंग होता है, वह श्वेत रंग का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पिगमेंट है वही एब्सेंट हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है त्वचा में। तो क्या होगा, जो त्वचा का रंग है सफेद दिखेगा। कैसे दिखता है, व्हाइट इन कलर, ठीक है, सफेद रंग का दिखेगा। और जो बाल होंगे वह भी बिल्कुल सफेद दिखते हैं। आँख की पुतलियाँ भी सफेद रंग की दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो अर्थात रही बात हेयर्स की, जो भी लगे होते हैं आँख की पुतलियाँ हैं, इनका भी रंग पूर्णतः व्हाइट दिखेगा। और जो स्किन है व्यक्ति की, उसकी स्किन चूंकि पिगमेंट नहीं मिल रहा है, तो स्किन भी सफेद रंग की दिखती है। और सफेद रंग की इस स्किन पर जो है, जो व्यक्ति की ब्लड वेसल्स होती हैं, वह अधिकांशतः गुलाबी रंग की प्रतीत होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है जो बनता है मेलानिन, ठीक है, मेलानिन को बनने के लिए एक आता है एंजाइम, मेलानिन के निर्माण के लिए एक एंजाइम काम करता, जिसका नाम होता है टायरोसिनेज एंजाइम। टायरोसिनेज एंजाइम। इसी एंजाइम की वजह से जो है मेलानिन का फॉर्मेशन आपके बॉडी में होता है। लेकिन जब यही एंजाइम नहीं होता है त्वचा में, बालों में, पुतलियों में, तो इसके लिए इसके स्थान पर जो एक सुप्त जीन है, सुप्त या अप्रबल जीन आ जाता है। अर्थात जो सुप्त जीन होता है वही काम करता है टायरोसिनेज का, और यही एंजाइम फिर वहाँ पर नहीं होता है। तो इसकी वजह से यहाँ जीन डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, जिससे जो जातियाँ होती हैं उनमें रंग सफ़ेद प्राप्त होता है, अर्थात पूरी बॉडी का कलर होता है वह पूर्णतः सफ़ेद होता है, ठीक है ना। इसका निकालते हैं परसेंटेज, प्रतिशत, तो हमें प्राप्त होता है लगभग प्रतिशत कह सकते हैं, अथवा अगर हम निकालेंगे अनुपात तो हमें मिलता है 20,000 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को यह रोग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्त जीन आपका आया था, सुप्त जीन या अप्रबल जीन, इसके लिए मानते हैं स्मॉल a, और दूसरा होता है प्रबल जीन,
इसके लिए आता है कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा समझ लेते हैं क्रॉस के माध्यम से कि जो रोग है एल्बिनिज्म की वंशावली कैसे हो रही है। एक पुरुष है, ठीक, दूसरा एक स्त्री है जिसके पास पुरुष में जो भी मिल रहा है जीन वह है कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। पुरुष कैसा हो रहा है, नहीं, पुरुष के पास यहाँ पर एल्बिनिज्म हो रहा है तो यहाँ पर स्मॉल ए कर देंगे, और जो स्त्री है वह एक संकर प्रजाति हो रही है, इसमें से कैपिटल ए प्रेजेंट है और स्मॉल ए भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हमें मिला है कि पुरुष का जीनोटाइप मिल रहा है वह स्मॉल ए है, और जो स्त्री है उसके पास जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए प्राप्त हो रहा है। चलिए अब इसी के बेस पर जो है हम ऊपर दिखा देते हैं, यहाँ पर ऊपर कर दीजिए मेल को। अगर हम मानते हैं मेल ऊपर है तो इसका जीनोटाइप माना जाएगा स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है। फिर नीचे दिखा दे रहे हैं हम एक फीमेल मेंबर को, इस तरह से जो ये हमारा बना हुआ है चौखाना, इसको हम कहते हैं पुनेट का चौखाना, पुनेट का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इसको देखा था शायद पहले भी जब हम पढ़ा रहे थे मेंडल के नियम के बारे में, तो मेंडल के नियमों में भी इसका उपयोग किया गया था, ठीक। और यहाँ देखिए माना जा रहा है फीमेल के लिए कि स्त्री के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए जीनोटाइप माना जाएगा। चलिए बनाते हैं क्रॉस। पहले यहाँ पर सबसे पहले हम एक मानते हैं जीनोटाइप कैपिटल ए। अब कैपिटल ए से हम जो नर के दोनों क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाए गए होंगे, तो इन क्रोमोसोमों में से हम जो जीन दिख रहा है यहाँ पर बारी बारी से सभी दोनों जीन्स में क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल ए यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा, और इसके बगल में क्या है हमारा स्मॉल ए, यहाँ मिल जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो यहाँ प्राप्त होगा संतान कैसा रहेगा, सामान्य होगा। कैसा होगा, सामान्य होगा। अब इसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा कैपिटल ए है, दूसरे में है स्मॉल ए। तो इस कंडीशन में यह भी जो संतान होगा वह भी सामान्य होगी। अब आइए देखते हैं हम क्रॉस कराएंगे इस वाले से। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है स्मॉल ए है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरा जीनोटाइप है वह है स्मॉल ए, और जो जीनोटाइप ऊपर का है नर के पास वह भी स्मॉल ए और स्मॉल ए है। हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल ए को स्मॉल ए से, प्राप्त होगा स्मॉल ए। तो जो यहाँ प्राप्त हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि यह दिखाया गया था कि रंजकहीनता के लिए है, तो यहाँ पर रंजकहीनता हो जाएगी, अर्थात जो प्राप्त होगा संतान उसमें एल्बिनिज्म का लक्षण मिलेगा। दूसरा है, फिर यहाँ पर देखते हैं पहले हमारा जीनोटाइप है स्मॉल ए और यहाँ जीनोटाइप है स्मॉल ए। तो क्रॉस कराएंगे स्मॉल ए को स्मॉल ए से, तो यह भी जो मिला स्मॉल ए है। लक्षण में इसका भी
रंजकहीनता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि लगभग 50% में सामान्य संतानें प्राप्त हो रही हैं और 50% में रंजकहीनता की संतानें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे ही होता है रंजकहीनता की वंशागति। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हमारा इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल और भी हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एल्केप्टोन्यूरिया। यह जो रोग होता है यह भी एक प्रकार से प्रबल एंजाइम की कमी से होता है, जिसमें व्यक्ति को जो वह भोजन के रूप में लेता है खाद्य पदार्थ, उनके खाद्य पदार्थों में जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं उन प्रोटीनों के विखंडन से बना होता है फिनाइल एलानिन और टायरोसिन नामक अमीनो एसिड। अर्थात यह अमीनो अम्ल जो होते हैं उनके द्वारा होने वाला एक रोग होता है, जिसमें आपको पता है कि जो भी बनता है यूरिया, उस यूरिया अर्थात यूरिन, ठीक है ना, जो होता है यूरिया उसमें यूरिया प्लस वाटर भी लगा होता है। ठीक है ना। तो यानी कि जब यूरिन निकालता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मूत्र का जब वह त्याग करता है तो जैसे ही मूत्र हवा के संपर्क में पहुंचता है, हवा के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? काला। आपको पता है कि जो होता है मनुष्य यूरिन वह हल्का सा पीला होता है। ठीक है ना। मूत्र का रंग पीला होता है, चूंकि से मिलता है यूरोक्रोम नामक पिगमेंट। क्या मिलता है? यूरोक्रोम नामक पिगमेंट होता है, जिसके माध्यम से मूत्र का रंग पीला होता है। लेकिन जो व्यक्ति एल्केप्टोन्यूरिया रोग से ग्रस्त होते हैं, इनके मूत्र जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं तो वह मूत्र हवा में पहुंचते ही ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। ठीक है। चलिए थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसकी खोज है किया था गेरार्ड ने। गेरार्ड ने 1909 में किया था इसकी खोज, और यहाँ बताया गया था कि दो अमीनो एसिड होते हैं, जिसका नाम होता है फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। इन दोनों अमीनो अम्लों के उपापचय से लिखा गया है मेटाबॉलिज्म, अर्थात उपापचय। इनके उपापचय से बनता है होमोजेंटेसिक एसिड। क्या बन जाता है? होमोजेंटेसिक अम्ल। और जो यह अम्ल होता है, अब इस अम्ल का पुनः जो है यहाँ दिखाया जा रहा है, होमोजेंटेसिक अम्ल का जो यूज है वह अगर एक कोई सामान्य पुरुष है जिसके पास यह रोग नहीं हुआ होता है तो होमोजेंटेसिक अम्ल का जो है एक डोमिनेंट एंजाइम, जो कि जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे, जो व्यक्ति सामान्य होता है, स्वस्थ होता है, उसके पास डोमिनेंट एंजाइम मिलता है, जिसके सहायता से यहाँ पर होमोजेंटेसिक अम्ल का विखंडन अर्थात डिस्ट्रक्शन हो जाता है, टूट जाता है, और यह बहुत ही स्मॉल ड्रॉप्स में टूट जाएगा, जिसके माध्यम से यह यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन उस कंडीशन में जो व्यक्ति का यूरिन होगा वह पीला होता है। कैसा होता है? पीला। लेकिन अगर जिस पेशेंट
पास पेशेंट कैसा हमारा हो रहा है, जिसके पास एल्केप्टोन्यूरिया का रोग होगा, उसके पास अगर फेनाइलएलानिन और टायरोसिन का उपापचय तो हो जा रहा है, उसके उपापचय के लिए जो भी सहायक एंजाइम होंगे वे बन तो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होमोजेनेटिक अम्ल का भी फॉर्मेशन निर्माण हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब बनेगा होमोजेनेटिक एसिड तो उसका डिस्ट्रक्शन फिर अब प्रबल जीन की अनुपस्थिति होगी तो यह विखंडन नहीं हो पाएगा, अर्थात जो डोमिनेंट एंजाइम था अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो जो विखंडन होना था अब विखंडन भी नहीं होगा, ठीक है, अर्थात विखंडन नहीं होगा, सीधे यहाँ पर होमोजेनेटिक एसिड ही बना रहेगा। और जब यह एसिड मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है तो इसी होमोजेनेटिक अम्ल की वजह से ही अब इसका जो मिस यूज होगा, इसका कोई उपयोग हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा, अर्थात पेशेंट की बॉडी में नहीं होगा। तो जब यह व्यक्ति मूत्र त्याग करेगा तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति का मूत्र होगा वह काले रंग का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का जो टॉपिक, मनुष्य में जीनी व्यतिक्रमों की वंशज, जिसके लिए आपने सबसे पहले अभी देखा था एल्बिनिज्म, ठीक है, क्या था हमारा एल्बिनिज्म हो गया। दूसरा हमारा टॉपिक था एल्केप्टोन्यूरिया। अब इसमें बचे हुए भी 2 टॉपिक और हैं जिनको आप कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।